Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तेना पर हमको क्यूरीज लॉ के बारे में भी हमको देखना है, ठीक है। ओके, तो उसके पहले हमने आगे क्या देखा था, हमने कौन कौन सी क्वांटिटी डिराइव की थी वो हम स्टडी कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, कि मूविंग चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो एवरी मैटर वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एवरी मैटर के पास न्यूक्लियस अवेलेबल है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिवोशन करता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, हमने एक बार मैग्नेट को लिया, वो बार मैग्नेट को हमने अर्थ की सरफेस पे लगाया, तो वो एक नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में क्या हुआ, अलाइन हो गया, ठीक है। और वो जो बार मैग्नेट था, वो बार मैग्नेट वो आयन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता था। ओके, तो उसका दोनों फैक्टर हमने, उसकी दो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट की, एक अट्रैक्शन करने वाली और दूसरी उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, देना पर हमने उसके दूसरे फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होती है, वो पोल हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। देना पर उसका जो मैग्नेटिज्म की जो इफेक्ट होती है, मैग्नेटिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आप बना भी सकते हो और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सारी उसका फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया। देना पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने स्टडी किया। देना पर आपने देखा कि भाई एक सोलेनॉइड आपने कंसिडर किया, तो सोलेनॉइड में बहुत सारे नंबर ऑफ रिंग होती है, ठीक है। इसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, एज अ बार मैग्नेट जैसी वो प्रोड्यूस होती है। तो बार मैग्नेट की ऑन दी एक्सिस का हमारे पास इक्वेशन था कि भाई 2μ0m/4πx3, ऐसा ही इक्वेशन हमने एक बार सोलेनॉइड लेके हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। एक सोलेनॉइड लेके इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाया, तो उसका भी इक्वेशन हमको ऑन दी एक्सिस पे वही मिला। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमारा जो सोलेनॉइड था वही एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, ठीक है। ओके, देना पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने एनालॉजी भी फाइंड आउट की थी। देना पर हमने क्या स्टडी किया था कि भाई एक मैग्नेटिक नीडल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा। तो वो क्या करेगा भाई, एक रोटेशन मोशन करेगा, बट वो रोटेशन मोशन भी करती है, उसके कारण उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट होती है। और वो क्या करेगी भाई, रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो एक मूवमेंट करेगी, तो उसके पास एक मोशन ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मोशन ऑफ इनर्शिया से वो रुकती नहीं है, वो ओनली फॉर ऑक्सीलेशन मोशन करेगी कंटिन्यूसली। तो उसका हमने टाइम पीरियड भी हमने निकाला था कि भाई t इज इक्वल टू 2π√I/mb, ठीक है। और I इज इक्वल टू क्या होता है, इनर्शिया होता है। ऐसा हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाला था। देना पर हमने क्या स्टडी किया था कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाली थी -mb cos थीटा। देना पर अर्थ एज अ मैग्नेटिज्म की हमने थियरी भी हमने स्टडी की थी कि भाई हमारी अर्थ एक मैग्नेटिज्म है। उसका हमने एविडेंस भी दे रखा था कि भाई हमारा जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में भी मीन्स के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में स्टेबल होती है। उसका मैकेनिज्म क्या है कि भाई अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है। ओके, देन आफ्टर में दूसरा IUCMM का भी हमने एविडेंस उसको दे रखा था। देन आफ्टर उसका सोर्स कौन सा था वो भी हमने फाइंड आउट किया था। देन आफ्टर उसका 3 एलिमेंट के बारे में डिक्लिनेशन, देन आफ्टर एंगल ऑफ डीप, देन आफ्टर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो डिक्लिनेशन हम किसको बोलते हैं वो आपको मालूम है कि भाई हमारी जो जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस का बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिक्लिनेशन हम बोल सकते हो। और डिक्लिनेशन एंगल डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट होती है, ठीक है। ओके, और दूसरी आप डेफिनेशन ये भी आप बोल सकते हो कि भाई जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एक डिक्लिनेशन एंगल हम बोल सकते हैं। और सभी प्लेस की वैल्यू और डिफरेंट होती है, ऐसा हमने स्टडी किया। देना फिर डीप एंगल हम किसको बोलते हैं, कि भाई डीप होना था मीन्स का क्या हुआ कि भाई आपका मैग्नेट वहाँ पे डीप हो जाता है, तो वहाँ पे आप डीप एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसमें आप उसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, डीप एंगल बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो डीप एंगल से आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एलिमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई H इज इक्वल टू B cos डेल्टा, ठीक है। और उसके कारण आप B की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देना पर तीसरा एलिमेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला एलिमेंट क्या बताती है कि भाई आपको कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिडर करनी है, कि भाई आपकी कोई फिजिक्स की लैब है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको कंसिडर करनी है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है भाई, वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड AC भी आ सकती है, AC भी आ सकती है, ठीक है। और उसके कारण आप उसका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आप निकाल सकते हो और वर्टिकल एलिमेंट भी आप निकाल सकते हो। ओके, देना पर हमने क्या स्टडी किया था, देना पर हमने मैग्नेटाइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। पहले तो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होती है वो मटेरियल के पास एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होती है।
और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम डिवाइड बाय हम वॉल्यूम करेंगे तो हमको मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और देन आपने हमने देखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसका सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, इट इज द नोन एज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो H इज इक्वल टू म्यू नॉट I होती है, ठीक है, म्यू नॉट I, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, तो उसकी सोलेनोइड का इक्वेशन हमको मैग्नेटिक फील्ड हमको मिली कि भाई म्यू नॉट इंटू H, H इज इक्वल टू आप NIP लिख सकते हो। तो म्यू नॉट NI फाइंड आउट हुई एट दी सेंटर पे, ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं NI, जो सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसको हम लिख सकते हैं NI। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ओके, देन आपने हमने ससेप्टिबिलिटी पे इक्वेशन निकाली थी, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज नोन एज अ ससेप्टिबिलिटी। ओके, देन आपने उसका हमने रिलेशनशिप भी हमने देखा था। ओके, देन आपने ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी की रिलेशनशिप भी हमने देखी थी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। देन आपने ससेप्टिबिलिटी एक डायमैग्नेट के लिए होती है नेगेटिव और पैरामैग्नेट के लिए होती है पॉजिटिव। और सभी हमने क्लासिफिकेशन हमने देखा था मटेरियल का कि भाई कौन कौन सा पैरामैग्नेट में आती है और कौन कौन सी डायमैग्नेट में आती है, ठीक है। ओके, देन अपन हम टुडे अवर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि भाई डायमैग्नेटिज्म हम किसको बोलेंगे और पैरामैग्नेटिज्म हम किसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कि भाई कोई भी ऐसा कोई मटेरियल होता है कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर देता है और कोई डिक्रीज कर देता है। कैसे कि हमने पहले क्या कंसिडर कर लिया, एक सोलेनोइड हमने कंसिडर कर लिया। सोलेनोइड के बारे में आप अच्छे से जानते हो। और सोलेनोइड में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर लिया तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। देन आफ्टर हमने क्या किया कि भाई देन आफ्टर हमने एक कॉपर गोल्ड ले लिया, गोल्ड, ठीक है, दिस इज अ गोल्ड। ओके, तो एक गोल्ड एक मटेरियल है, वो मटेरियल को हमने वो सोलेनोइड है तो सोलेनोइड की इनसाइड हमने रख दिया। ओके, तो सोलेनोइड की इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, वो भी आपको मालूम है। वो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी फाइंड आउट हो रही थी, ठीक है। और एक मटेरियल है तो मटेरियल के इनसाइड एटम होगा, एटम के इनसाइड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रही है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम प्रोड्यूस करेगी। कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेशन हो रहा है तो वो ऐसे रोटेशन होके यही डायरेक्शन में वो क्या कर लेगा भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम वो जनरेट करेगा, ठीक है। ओके, तो एवरी मटेरियल के पास क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होती है। वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। वो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या नाम दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी मटेरियल हमने नाम दे रखा था, ठीक है। ओके, तो ऐसा मटेरियल हमने पुट कर दिया, गोल्ड हमने पुट कर दिया। और देन पर हमने देखा कि भाई वो क्या करती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ए डायरेक्शन में आ रही थी, बट इसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। हमने गोल्ड को रखा और हमने देखा कि भाई उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड की ए डायरेक्शन में जा रही थी, बट जैसे ही हमने मटेरियल को इनसाइड पुट किया तो वो मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी वो ए वाली डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या फाइंड आउट हुई, अपोजिट। तो उसकी नेट इंटेंसिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ऐसा मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिज्म हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ए मटेरियल है डायमैग्नेट। ओके, तो हमने दूसरा क्या लाया कि भाई हमने दूसरा मटेरियल हमने कंसिडर कर लिया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को हम जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम पुट करते थे तो सोलेनोइड की डायरेक्शन क्या कौन सी थी भाई, ए वाली डायरेक्शन थी। तो मटेरियल के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में जनरेट हुई। अगर वो वही डायरेक्शन में जनरेट होती है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो वो वाली मटेरियल को हम नाम दे देते हैं पैरामैग्नेट, ठीक है। तो पैरामैग्नेट का मीनिंग क्या होना कि भाई उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करना। और डायमैग्नेट का क्या मीनिंग हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करना। तो आपने देखा कि भाई डायमैग्नेट हमने गोल्ड को पुट किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देता था, ठीक है। और सोलेनोइड की डायरेक्शन ऐसी थी तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो करेगा, उसका वो अपोज करता है। और पैरामैग्नेट क्या करता है भाई, उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, कि भाई देखिए कि भाई एल्यूमिनियम और गोल्ड हमने कंसिडर किया तो दोनों मटेरियल ही है ना, दोनों क्या है, मटेरियल ही है। और दोनों की इनसाइड एटम अवेलेबल है, गोल्ड की इनसाइड भी एटम है, एल्यूमिनियम की इनसाइड भी एटम है, दोनों की इनसाइड न्यूक्लियस भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्यूशन कर रही है। तो एक वाली मटेरियल डायमैग्नेट है और दूसरी वाली मटेरियल पैरामैग्नेट है। ऐसा कैसे कि भाई डायमैग्नेट क्यों ये मटेरियल है, गोल्ड क्यों डायमैग्नेट है और एल्यूमिनियम क्यों भाई एल्यूमिनियम क्यों पैरामैग्नेट है। क्योंकि दोनों की तो कॉन्फ़िगरेशन तो कौन सी है भाई, सेम ही है। दोनों में एटम अवेलेबल है, दोनों में न्यूक्लियस अवेलेबल है और दोनों की इनसाइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है। देन आफ्टर ऐसा कैसे डिफरेंस फाइंड आउट हुआ वो आपको डीप में समझना है, ठीक है।
ओके, तो भाई रीजन ऑफ डायमैग्नेट, रीजन ऑफ डायमैग्नेट क्या है वो हमको स्टडी करना है। ओके, तो आप देखिए भाई डायमैग्नेट की इनसाइड क्या होती है कि भाई जैसे कि हमारे पास कोई एक मटेरियल अवेलेबल है, ऐसा कोई हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, उसको हमको चेक करना है कि भाई दिस इज द डायमैग्नेट के पैरामैग्नेट। तो हम क्या करेंगे, उसको नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पुट करेंगे और चेक कर लेंगे कि भाई इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया डायमैग्नेट, पर वो डिक्रीज क्यों करेगा उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया कि भाई मटेरियल को पुट कर दिया, तो वो मटेरियल के इनसाइड बहुत सारी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवोल्यूशन करती है, और उसके कारण उसको क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन करती है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल। ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेशन करती है तो उसके कारण यहाँ पे ऐसे जनरेट हुई। तो ऐसा हमने देखा कि भाई ए डायपोल की मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसी है, दूसरे की ऐसी है, तो दोनों की रिजल्टिंग क्या फाइंड आउट हुई, जीरो फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो हमारे नेचर में ऐसा भी मटेरियल अवेलेबल है कि भाई जिसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितनी होगी, जीरो होगी, उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन हो रहे थे, उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसी थी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन कर रहे थे तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसी थी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तो हमारे नेचर में ऐसा भी मटेरियल अवेलेबल है कि भाई जिसकी टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमने यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई उसकी इनसाइड 200 इलेक्ट्रॉन है, कितना है भाई 200। तो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन करती है ऐसे, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसी मिलेगी, और दूसरे 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसी मिलेगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या से हुई, देखिए एक की डायरेक्शन ऐसी फाइंड आउट हुई, एक की डायरेक्शन ऐसे फाइंड आउट हुई, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट फाइंड आउट हुई। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितना मिला, जीरो मिला। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई सोलेनोइड की डायरेक्शन रिजल्टेंट ऐसी थी, 100 यहाँ पे था, वो 100 उसका अपोज कर रहा था ऐसे, और 100 उसका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि भाई ए वाली मटेरियल को हमने सोलेनोइड में हमने रख दिया, तो सोलेनोइड की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, तो ऐसी थी, तो ए वाली क्या करेगी भाई, उसका सपोर्ट करेगी, और ए वाली क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। ठीक है, ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते हैं, तो आपको क्या करना है कि भाई हमारा कोई भी एक पार्टिकल हो, हमारा कोई भी एक मैटर हो, और नेचर का एक रूल्स होता है कि भाई उसका अपोज करना। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट आए तो आप क्या करोगे, उसको अपोज करोगे। तो यहाँ पे मटेरियल पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। वो यही डायरेक्शन में आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसके वही डायरेक्शन में वो ज़्यादा बनाएगा। तो आपने क्या किया कि भाई यही डायरेक्शन में जो आपकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी उसका अपोज करना है, इसलिए एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्न्स ऐसे करेंगे कि भाई ए वाली डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ए वाली मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी आपको ज़्यादा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ए वाली डायरेक्शन में सभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी कर देंगे कि भाई जैसे उसको ऐसे टर्न करना है कि भाई उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऐसी फाइंड आउट हो। तो आपका पहले क्या था, 100 ए वाली डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कर रहा था, दूसरा 100 ए वाली डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था। तो ए वाली डायरेक्शन है ना, तो उसको आपको कम कर देनी है। तो उसको कम कर देनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई 100 में से आपको 50 ने क्या बोल दिया कि भाई अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो, 100 में से 15 को ऐसा बोल दिया कि भाई अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो ऐसी उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो अभी आप देखिए कि भाई 150 की डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऐसी, और 50 की डायरेक्शन कैसे आ रही है, ऐसी आ रही है। तब हमको एक रिजल्टिंग कोई हमको वैल्यू मिल रही है, वो रिजल्टिंग वैल्यू किसकी डायरेक्शन में मिल रही है, ए वाली डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिल रही है, ए वाली डायरेक्शन में, सोलेनोइड के कारण ए वाली डायरेक्शन में मिल रही है। तो ए 150 का कारण रिजल्टिंग ए डायरेक्शन में मिली, तो वो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ए वाले मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेट हम बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो ए हो गया डायमैग्नेट, और उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ओके, तो आज आपका टॉपिक है डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास एक सोलेनोइड अवेलेबल है। सोलेनोइड का मीनिंग होता है एक सिंपल से एक स्प्रिंग। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक सोलेनोइड अवेलेबल है, तो इसमें से हम आई करंट को हम फ्लो करवाएंगे, तब उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लूप जनरेट होगा। ठीक है, देन आफ्टर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर लेता है B = μ0 Ni, एंड N = नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो भी आपको मालूम है। ठीक है, और देन आफ्टर ए सोलेनोइड में यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। ये मैं डायरेक्शन भी इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई ए वाली डायरेक्शन है सोलेनोइड की डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई उसकी इनसाइड एक मैंने दूसरा मटेरियल रख दिया, ए वाला मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल आपने रख दिया। ठीक है, दिस मटेरियल इज अ गोल्ड, सपोज कहते हैं वो वाली मटेरियल आपकी कोई गोल्ड मटेरियल है। ठीक है,
तो वो मटेरियल क्या करेगी भाई, उसके इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन होती है, तो उसके कारण भी वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर लेती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। बट हमने देखा कि भाई वो जो डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी वो डायरेक्शन उसकी आ रही थी भाई ए वाली डायरेक्शन। तो सोलेनोइड की डायरेक्शन थी ए वाली डायरेक्शन और मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन थी वो ए वाली डायरेक्शन थी मटेरियल के कारण, ठीक है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी बाय दी मटेरियल और यही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए वाली मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, वो क्या करेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो दैट ए वाली मैग्नेट को मीन्स के ए वाली आपकी जो मटेरियल है वो मटेरियल का क्लासिफिकेशन कौन सा आएगा, डायमैग्नेट आएगा। क्या आएगा, डायमैग्नेट। ए वाला ग्राफ मैंने आपको आगे भी ड्रॉ करवाया था, मैं वापस मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ डायमैग्नेट, ओके। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि भाई दूसरी में फिगर ड्रॉ करता हूँ, इसमें भी एक सोलेनोइड भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ और सोलेनोइड में से मैं करंट को आई को फ्लो करवा दिया, तो वो भी क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगी ए वाली डायरेक्शन में। वो भी कितनी की जनरेट करेगी, μ0 Ni जितनी है वो जनरेट करेगी। और यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम रख दिया, ओके। एल्यूमिनियम भी क्या है, वन टाइप का मटेरियल है, ये वो भी एक मटेरियल है। दोनों की इनसाइड पर एटम अवेलेबल है, दोनों की इनसाइड न्यूक्लियस अवेलेबल है और दोनों की इनसाइड इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रही है। बट ये वाला मटेरियल क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट देता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट यहाँ पे वेक्टरली एडिशन होगा और यहाँ पे अपोज कर रही है तो यहाँ पे वेक्टरी सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ओके। तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम ए वाली मटेरियल को हम इसके कौन सा क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे, डायमैग्नेट पे। और ए वाली मटेरियल का इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ए वाली मटेरियल को हम किस में इंक्लूड करने वाले हैं, पैरामैग्नेट में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो ए मटेरियल का हम इसके क्लासिफिकेशन हम करेंगे पैरामैग्नेट में, पैरामैग्नेट, ठीक है, ओके। चला ये भी आपको, ओके। तेना पर अब दूसरा देखिए कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों भी मीन्स के दोनों की इनसाइड न्यूक्लियस अवेलेबल है, दोनों की इनसाइड इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रही है, फिर भी ये दोनों में से डिफरेंस क्या है कि भाई आपका जो डायमैग्नेट होता है ना, तो डायमैग्नेट में सपोज के आप मानिए कि भाई ये आपका डायमैग्नेट आपने कंसिडर किया हुआ है, तो डायमैग्नेट में ए वाली डायरेक्शन में 100 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ए वाली डायरेक्शन में मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवोल्यूशन करती है तो ए वाली डायरेक्शन में 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वो कितना बना लेती है, 100 बना लेती है। तो नेट उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितना फाइंड आउट हो गया, 0, ओके। देन आफ्टर आपकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो ए वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका सपोर्ट कर रहा है, बट ए वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो पहले उसके आपका जो इसके जो मटेरियल है ना वो आपने सोलेनोइड में नहीं रखा था, पहले आपने कहाँ रखा था, ए बाहर ही रखा था। कि भाई उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम 100 यही डायरेक्शन में आ रही थी और दूसरी 100 यही डायरेक्शन में आ रही थी, तो नेट उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम फाइंड आउट हो रही थी 0, कैपिटल M इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर ए मटेरियल को आपने यहाँ पे कैप कर दिया और आपने देखा कि भाई ये जो 100 मैग्नेटिक मोमेंटम है उसका सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, बट ये 100 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पर यहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अवेलेबल थी नहीं थी, आपने यहाँ पे पुट की तो यही डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनोइड की डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अपोज करना पड़ेगा। ये अपोज आपको इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन कर रहे थे तो उसकी रिवोल्यूशन की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, उसका रिवोल्यूशन की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है। तो आपने क्या कर दिया, उसकी रिवोल्यूशन की डायरेक्शन चेंज कर दिया और ए वाली एलिमेंट मीन्स के ए वाली डायरेक्शन में आपने बना दिया 150 और ए वाली डायरेक्शन में आपने बना दिया 50। अब रिजल्टिंग कहाँ पे फाइंड आउट हो रही है, ए वाली डायरेक्शन में फाइंड आउट हो रही है, इसलिए वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, ठीक है। ये होती है डायमैग्नेटिज्म, ओके। तो डायमैग्नेटिज्म के बारे में आपको लिख लेना है, ओके। तो डायमैग्नेटिज्म हम किसको बोलते हैं, इज अ न्यूट्रल मैग्नेट। डायमैग्नेट क्या होता है, न्यूट्रल मैग्नेट, उसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होती है 0, ओ वाली मटेरियल को हम बोलेंगे डायमैग्नेट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ मटेरियल इज 0, सो दैट इट इज नोन एज अ बैलेंस, ओके। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की सोलेनोइड के थ्रू, तो सोलेनोइड के थ्रू की मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आता है बी μ0 Ni इज अप्लाइंग देन as a law of nature is a material wish to oppose this, okay। तो मटेरियल क्या करती है भाई, नेचर का रूल से वो अपोज करती है, is a change hence the electron making the
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मटेरियल इन अपोजिट डायरेक्शन, जो स्टार्ट मूविंग दी फास्टर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी कर देगा और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो उसको इंक्रीज कर देगा। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इन द अपोजिट डायरेक्शन इज इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएगी। हेंस इज इफेक्ट इज द नेगेटिव। ओके, तो वो जो इफेक्ट आ रही है अपोजिट डायरेक्शन वाली इफेक्ट, हम उसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव इफेक्ट हम मान लेंगे। ठीक है, ओके, तो वो पूरे की होती है डायमैग्नेटिज्म होती है। ओके, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म आपका फिनिश हो रहा है। ओके, तो आप दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम किसको बोलेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या मीनिंग होता है कि भाई सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू ईच अदर होती है ऐसे। दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन आपने हमने क्या किया कि भाई उसकी बीच में हमने एक मटेरियल को रख दिया। ठीक है, ओके, तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसने प्रोड्यूस कर ली होगी कि भाई सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस कर लिया होगा, या तो कोई आपके पास दूसरा मैकेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस कर लेती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर लेती है। बट दूसरा मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, ओनली पर सोलेनॉइड ही है, और सोलेनॉइड ही एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करती है। ओके, तो उसके बीच में आपने एक मटेरियल को रख दिया, कोई ऐसा मटेरियल। ओके, ऐसा आपने कोई एक मटेरियल रख दिया। ठीक है, वो मटेरियल। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, और ऊपर आपको 3 ड्रॉ करनी है, 1 2 3, और नीचे भी आपको 3 ड्रॉ करनी है, 1 2 एंड 3। ओके, देखिए कि भाई ए वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से बेन होके ऐसी जा रही है ऐसे, देन आप यहाँ से ऐसी जाएगी, और ए वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ए भी यहाँ से ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी। ठीक है, और ए वाली भी यहाँ से बेन होके ऐसी जाती है, यहाँ से भी सेम फिनोमिना, यहाँ से वो बेन होके ऐसी जाएगी। ए वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बेन होके ऐसी जाएगी, ए वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बेन होके ऐसी जाएगी। तो ए मैग्नेट में आप देखिए कि भाई ए वाले पोर्शन में आप देख सकते हो और ए वाले पोर्शन में आप देख सकते हो। ए वाले पोर्शन में सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, इज क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे भी कैसे है, क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की गैपिंग क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेंटर में क्या होगी, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक। तो ये डायमैग्नेट है कि पैरामैग्नेट, ये जो आपने सब्सटेंस पुट किया है वो कौन सा नेचर का है, उसका नेचर है भाई डायमैग्नेट। डायमैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करता है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे चली गई, रिपल टू ईच अदर होने लगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वापस क्लोज टू ईच अदर हो गई, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज टू ईच अदर हो गई। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दिस मटेरियल इज अ डायमैग्नेट। ये कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई दिस मटेरियल इज अ डायमैग्नेट। ओके, देन आफ्टर हमने क्या किया कि दूसरा मटेरियल मैंने कंसीडर किया। देखिए ये वाला मटेरियल मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि भाई एक तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है ऐसी, और देन आफ्टर मैं दूसरी 3 में ड्रॉ करूँगा, 1 2 एंड 3, और नीचे भी दूसरी 3 मिलेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी। ठीक है, और ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी, देन आफ्टर ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी, और ए वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी। ओके, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस के एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज टू ईच अदर हो गई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हो गई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस के उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी यहाँ पे क्या होगा भाई, स्ट्रांग होगा। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मींस के उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं थी, वो एक दूसरे से दूर थी, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी, वीक, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये क्या करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट देती है। ये मटेरियल क्या करती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करती थी, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से दूर चली जाती थी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसमें से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली मटेरियल को हम क्या नाम देंगे, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये पैरामैग्नेट की आपको
ख्याल आ गया भाई, पैरामैग्नेट हम किसको बोलेंगे। ओके, अब हमको पैरामैग्नेट के बारे में हमको स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है कि भाई पैरामैग्नेट। तो पैरामैग्नेट मटेरियल कैसा होता है। डायमैग्नेट में हमने क्या देखा कि भाई हमारे नेचर में एक ऐसा भी मटेरियल अवेलेबल है कि भाई जिसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितनी हो रही थी, 0 हो रही थी। ओके, और दूसरा भी हमारे नेचर में मटेरियल अवेलेबल है कि भाई उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी भाई, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं वापस वही मैं एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले अपने डायमैग्नेटिक डायपोल के लिए एक मैग्नेटिज्म आपने इसका एक एग्जांपल आपने देखा था। इसमें आपका 200 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन कर रहे थे, दूसरे 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन कर रहे थे, उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल में आपको मिल रही थी 0। बट ए वाली केस में क्या है कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन होता है तो उसकी मैग्नेटिज्म इसके ऐसे मिलेगी आपको, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऐसे मिलेगी और उसके कारण ऐसे आपको मिलेगी। बट रिजल्टिंग फाइंड आउट हो रही है, क्या हो रही है, रिजल्टिंग फाइंड आउट हो रही है। ओके, तो ऐसे जो रिवोल्यूशन कर रही है, ऐसे रिवोल्यूशन कर रही है उसकी ए वाली स्ट्रेंथ की ज़्यादा है, ए वाली स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, तो ए वाली डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। ओके, ए वाली डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। ओके, तो आप मान लीजिए कि ए वाली डायरेक्शन में उसकी 60 है और ए वाली डायरेक्शन में उसकी 40 है, तो रिजल्टिंग कहाँ पे फाइंड आउट हुई, 20 ए वाली डायरेक्शन में फाइंड आउट हुई। और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है, ए वाली डायरेक्शन में जा रही है। तो वो क्या करेगा कि भाई वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऐसे उसको टर्न कर देगा, मैग्नेटिक डायपोल को टर्न करके वो यही डायरेक्शन में आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या है आपको, अभी आपको मैं और दूसरे एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मैं वापस यही मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई पैरामैग्नेट में क्या होती है। पैरामैग्नेट में उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम 0 नहीं होती है। डायमैग्नेट में क्या हमने देखा, उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम 0 थी। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कि भाई हमारे पास टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसमें से 60 इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेशन हो रहे हैं तो जिसके कारण नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम यही डायरेक्शन में फाइंड आउट हो रही है, ये डायरेक्शन में, ठीक है। और 40 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्यूशन हो रहे हैं कि भाई उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऐसे फाइंड आउट हो रही है। तो रिजल्टिंग हमको कहाँ पे मिलेगी भाई, रिजल्टिंग हमारा आंसर 0 आएगा ना, 0 नहीं आएगा कि भाई ए वाली डायरेक्शन पे 60 है, ए वाली डायरेक्शन में 40 है, तो भाई ए वाली डायरेक्शन में आपको रिजल्टिंग मिल रही है 20। ओके, और सोलेनोइड की डायरेक्शन में क्या कंसिडर कर ली थी, ए वाली डायरेक्शन है सोलेनोइड की डायरेक्शन। तो आप देखिए भाई, आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई भी एक मैग्नेट को आप रखते हो तो वो कहाँ जाती है, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पे ए वाली जो आपने इसके मटेरियल को रखा उसकी रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में मिल रही है, तो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आके ए वाली डायरेक्शन में वो चली जाएगी। तो ऐसे वो रोटेशन होकर ए वाली डायरेक्शन में आ गई, तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर देगा भाई, 20 इंक्रीज कर देगा। तो ए वाली मटेरियल ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंक्रीज कर दिया। सो दैट दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉन एज द पैरामैग्नेट। तो वो वाली मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे भाई, पैरामैग्नेट हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी आपको ख्याल आया। ओके, तो उसके बारे में हम लिख लेते थे। हेलो फ्रेंड्स, आपने डायमैग्नेट के बारे में हमने स्टडी किया था कि भाई डायमैग्नेट में क्या था। डायमैग्नेट एक ऐसा मटेरियल था कि भाई उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम कितना था, 0। बट ये दूसरी वाली आप फिगर देखिए कि भाई दूसरी वाली फिगर में आपने क्या देखा कि भाई एक दूसरा मटेरियल आप लाए और इसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट दे रहा था। तो वो कौन सा मटेरियल था, पैरामैग्नेट था। तो पैरामैग्नेट में कौन सा डिफरेंस था, डायमैग्नेट से कौन सा डिफरेंस था, वो हमको स्टडी करना है कि भाई डायमैग्नेट में हमने देखा कि भाई उसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम 0 था, बट पैरामैग्नेट में उसका नेट डायपोल मोमेंटम 0 नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप देखिए कि भाई ए जो वाली इलेक्ट्रॉन है, ए वाली एन वाली इलेक्ट्रॉन, ए वाली एन वाली इलेक्ट्रॉन ए वाली डायरेक्शन में वो 60 मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बना देती है और ए वाली डायरेक्शन पे वो 40 बना देती है। आप देखिए कि भाई रिजल्टिंग कहाँ पे फाइंड आउट हुई, यहाँ पे 20। बट रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप यही डायरेक्शन में आपने पुट किया तो वो ऐसे टर्न होके यहाँ पे आ जाएगी, वैसे वो टर्न हो जाएगा, ऐसे वो टर्निंग होके वो 20 यही डायरेक्शन में आ जाएगी। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो ये वाली मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम पैरामैग्नेट के बारे में लिख लेते हैं। ओके, तो पैरामैग्नेट में आप देख सकते हो कि भाई मटेरियल हैज़ इट्स ओवन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम 0 नहीं होगी, कोई नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट होगी। इज ए प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, आपने क्या किया, उसको कोई एक एक्सटर्नल फील्ड में आपने पुट कर दिया। इफ अलाइंड इटसेल्फ, वो अपनी जात मिस के वो क्या करेगा, इटसेल्फ वो रोटेट हो गए। देखिए यहाँ पे एक रिजल्टिंग ये डायरेक्शन में आ रही थी
वो मीन्स के रोटेट होकर अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में वो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे इट सेल्फ विथ अप्लाइंग द फील्ड एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है कि भाई आपने देखा कि भाई दोनों के बारे में, एक कौन सा है डायमैग्नेट मीन्स के मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रही है, अपोज, और एक कौन सा है पैरामैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हमको स्टडी करना है, ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो ससेप्टिबिलिटी का हमने आगे स्टडी किया था, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इसका जो रेशियो था उसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा वो मटेरियल क्या कहलाएगा, गुड मैग्नेट करवाएंगे, ठीक है। तो डायमैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, आप मानिए आपको अभी पता चल गया कि भाई ससेप्टिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम तो उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो डायमैग्नेट क्या करती है, वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में आएगी और उसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव में आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओके, तो उसका क्लासिफिकेशन हमको देखना है, देन आफ्टर रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में भी हमको देखना है, देन आफ्टर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के बारे में भी हमको देखना है, ठीक है। तो उसका हम टेबल बना के हम उसको लिख लेते हैं। ओके, हमको उसका टेबल बनाना है, तो पहले मैं लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन हमको देखना है, ठीक है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन, ससेप्टिबिलिटी का, देन आफ्टर रिलेटिव परमिएबिलिटी का, देन आफ्टर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का, ससेप्टिबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को म्यू, ठीक है। ओके, हमने कौन कौन सा मटेरियल देखे, डायमैग्नेट, देन आफ्टर पैरामैग्नेट के बारे में हमने स्टडी किया, और एक तीसरा मटेरियल आता है, इट इज नोन एज अ फेरोमैग्नेट। वो हम स्टडी करने वाले फेरोमैग्नेट के बारे में, ठीक है। और फेरोमैग्नेट क्या होती है, पैरामैग्नेट में मैं क्या देखा कि भाई पैरामैग्नेट में मैं देखा कि भाई उसके अपोज करने वाला भी मैग्नेट डायपोल मोमेंटम तो होता है, उसका डिजर्टिंग मैग्नेट डायपोल मोमेंटम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट हुआ। पर फेरोमैग्नेट में क्या होती है कि भाई ऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम इज अलाइन टू सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, उसका कोई अपोज करने वाला नहीं होता है। तो पैरामैग्नेट से भी उसकी गुड ससेप्टिबिलिटी होगी और उससे भी वो गुड मैग्नेट वो बन सकता है, फेरोमैग्नेट, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि भाई ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेट के लिए क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो नेगेटिव आएगी तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि भाई -1 लेस देन और इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी और लेस देन 0, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर पैरामैग्नेट के बारे में हम क्या लिखते हैं, भाई पैरामैग्नेट के बारे में उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ओके, तो पॉजिटिव आती है इसलिए 0 लेस देन ससेप्टिबिलिटी और ई। ओके, देन आफ्टर फेरोमैग्नेट में क्या आती है, भाई फेरोमैग्नेट में वो 1 से तो बहुत ज़्यादा होती है ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी साई इज ग्रेटर देन 1। ओके, और आपका एक इक्वेशन था रिलेटिव परमिएबिलिटी का, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी रिलेशनशिप का, किसके साथ रिलेशनशिप थी उसकी, एक ससेप्टिबिलिटी के साथ, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन नॉट। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई -1 है, तो आप यहाँ पे -1 पुट कीजिए, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 0, और यहाँ पे म्यू आर, और यहाँ पे आप 0 पुट कीजिए तो म्यू आर की वैल्यू क्या आई 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कि भाई आप 0 पुट कर दीजिए तो आपको क्या लिखोगे 1, और यहाँ पे म्यू आर लिख दीजिए, और आपने यहाँ पे ई लिख दिया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ई लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ओके, देन आफ्टर म्यू के बारे में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, वो मीडियम के साथ होती है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आएगी भाई मीडियम की डायमैग्नेट के लिए, लेस देन म्यू नॉट ही आएगी, परमिटेड फ्री स्पेस से भी वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू इज लेस देन म्यू नॉट।
और यहाँ पे पैरामैग्नेट के क्या आएगी, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट आएगी। ठीक है, ओके। ऐसे आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन आपके प्रैक्टिकल पर्पस के बारे में आपको स्टडी करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज अ प्रैक्टिकल पर्पस के बारे में आपको अभी आपको ख्याल आएगा कि भाई डायमैग्नेट का क्या मीनिंग होता है और पैरामैग्नेट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी साउथ पोल है। देन आफ्टर दूसरा यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। देखिए कि भाई इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि भाई उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ज़्यादा है, तो उसकी कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्या रखा, ज़्यादा रखा। देन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऐसा है, देखिए कि मैंने 3 लोकेशन मैंने इंडिकेट कर लिया, दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड, और यहाँ पे मैंने 3 लोकेशन मैंने इंडिकेट कर लिया, दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड। ओके, तो मुझे क्या करना है कि भाई तीन लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी या मीन्स के सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, वो आपको बतानी है। देखिए कि भाई यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के नियर है, इसलिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होगी तो एग्जैक्ट वो साउथ पोल में आ जाएगी। ओके, तो जो नॉर्थ पोल में से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका शेप कैसा होगा, देखिए उसकी शेप के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, तो पहले तो ये उसकी मीन्स के ऐसे ही जाएगी, और देन आफ्टर वो ऐसी चली जाती है, और यहाँ से ऐसी चली जाती है, और यहाँ से ऐसी चली जाती है, और यहाँ से उसका ऐसा चला जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखिए कि भाई मैंने आपको 3 लोकेशन मैंने दिए थे, दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड, और आपको बतानी है कि भाई कौन सी लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप कैसे बताएंगे कि भाई जिस लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है वो वाली लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप देख सकते हो कि भाई सेकंड वाली जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंड वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो सेकेंड वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई सेकेंड वाला पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कंपैरिजन में भी वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसा ही सेम नेचर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ना, ऐसे ही आएगा ना। ओके ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा कि भाई ऐसा ही नेचर आएगा ना, ऐसा नेचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल में से जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है वो नॉर्थ टू नॉर्थ में क्या होती है, रिपल टू ईच अदर होती है, रिपल टू ईच अदर। ओके, तो रिपल टू ईच अदर होके और ऐसी चली जाती है, और ऐसी चली जाती है, यहाँ से ऐसी चली जाएगी, और यहाँ से ऐसी जाएगी, ऐसी चली जाएगी। ठीक है, ओके, ऐसा यहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो आप देख सकते हो कि भाई सेकंड वाली लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और दोनों पोल की एंड पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे 1 और 3 लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम आएगी और सेकंड वाली लोकेशन पे मिनिमम आएगी। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई B2 इज लोकेशन इज मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू B1 एंड B3, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, B2 इज लेस देन इज कंपेरिजन B1 एंड B3। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो। देन आफ्टर आपको क्या करना है, देखिए कि ओके, तो ये आपको मालूम पड़ गया कि भाई ऐसे यहाँ पे फिनोमिना होती है। देन आफ्टर मैंने एक यहाँ पे एक डिश रखी, एक मेटालिक डिस्क, वो मेटालिक डिस्क में मैंने क्या कर दिया, एक कॉपर का मैंने पाउडर रख दिया। कॉपर क्या होती है, पहले तो कॉपर एक डायमैग्नेट होती है। ठीक है, तो कॉपर का मैंने यहाँ पे पाउडर रख दिया और उसको मैंने टैप किया ऐसे, तो पाउडर का शेप कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो आपका मैग्नेटिक का मीन्स जो डायमैग्नेट है वो डायमैग्नेट का क्या करेगा भाई, अपोज करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं रहेगा, जहाँ पे भी कम है वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा। क्या रहा है आपको? ओके, मीन्स का कॉपर क्या होती है, डायमैग्नेट होती है, इसलिए उसका शेप देखिए, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे मटेरियल कम रहेगा, और यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा। ऐसे उसका शेप फाइंड आउट होगा। ये चाहे उसका पाउडर ही था, ठीक है, बट इसका पाउडर ऐसे बन गया। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैंने क्या किया, यही कॉपर का पाउडर को मैंने यहाँ पे रख दिया,
एक यहाँ पे मैंने डिश रख दिया। तब देखिए कि भाई यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो उसका शेप कैसे फाइंड आउट होगा भाई, ऐसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, जहाँ पे भी उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होती है वहाँ पे वो पाउडर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो डायमैग्नेट है। ठीक है, डायमैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का अपोज करती है कि भाई जहाँ पे भी इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे वो मैक्सिमम, और जहाँ पे भी इंटेंसिटी कम वहाँ पे जो मीन्स के इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो कम है, और यहाँ पे कम है इंटेंसिटी इसलिए वो ज़्यादा है। ठीक है, देना पर मैंने क्या किया, एक दूसरी स्टेप मैंने यहाँ पे रखी और इसमें मैंने एल्यूमिनियम का पाउडर रखा। तो एल्यूमिनियम कैसा है, ये डायमैग्नेट का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमैग्नेट, और यहाँ पे पैरामैग्नेट। एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेट। तो एल्यूमिनियम क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सपोर्ट देती है। तो उसका शेप यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ऐसा कर्व आपको मिलेगा, ऐसा। ठीक है, एक ऐसा आपको मिलेगा क्रश जैसा। ओके, यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। और दूसरा आपने यहाँ पे स्टेयर रख दिए तो यहाँ पे उसका शेप ऐसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका शेप ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, अभी आपको मालूम पड़ेगा डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट में क्या डिफरेंस होती है। ओके, और दूसरा एक पर्पज के बारे में मैं आपको स्टडी करवाता हूँ कि भाई आपने एक नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया, दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी ऐसे। और देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक एक ब्लॉक रखा मटेरियल का। ठीक है, और डायमैग्नेटिक ब्लॉक रखा, वो कैसा बिहेव करेगा, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा वो तो क्या आएगी, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहेगी। बट ये तो डायमैग्नेट है, तो डायमैग्नेट है तो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आना नहीं चाहेगी। वो कहाँ पे जाएगी, वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। तो वो आपका ब्लॉक अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं आके वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डायमैग्नेट। डायमैग्नेट कहाँ पे रहना पसंद करेगी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई टॉर्क लगेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई आपने डायमैग्नेट को ऐसा रखा, आपका टॉर्क में कि इसके ये इस डायरेक्शन में लग रही है तो वो इसके टॉर्क लगेगी तो वो ऐसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, और जहाँ पे भी कम होती है वहाँ पे वो रहना पसंद करती है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई ऐसा सेमी नेचर पे आपने एक पैरामैग्नेट को लगा दिया। तो पैरामैग्नेट कहाँ पे रहना पसंद करेगी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो वो भी ब्लॉक भी कैसे रहेगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उसका ब्लॉक यहाँ पे ए वाली डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा। तो ए ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट बोलेंगे। दिस इज अ पैरामैग्नेट। ठीक है, ओके, और मैं दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब आपके पास एक यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब ऐसी, इसके इनसाइड आपने कोई एक मटेरियल को फिलअप किया तो उसका लेवल, एक ही मटेरियल है तो दोनों के साइड का लेवल क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये इन दोनों का लेवल आपको मिल गया। ठीक है, दोनों का लेवल सेम है। देना पर क्या किया आपने, कोई भी एक एंड पे आपने मैग्नेटिक इफेक्ट लगा दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट आप कैसे लगाती है, देखिए मैं दूसरी में फिगर ड्रॉ करता हूँ। ए वाली लाइन पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने लगा दिया ए वाली ट्यूब पे। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये जो मटेरियल था ना, वो मटेरियल यहाँ पे ऐसा था, बट वो मटेरियल मैग्नेटिक इफेक्ट लगा के वो मटेरियल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इतना जितना हम इसके डिप में चला गया, यहाँ से इतना वो डिप में चला गया, इतना यहाँ पे वो अप में चला जाएगा। तो ए वाली फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे। देना पर दूसरा आप सोच सकते हो कि भाई जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे लगाई, ऐसी मैंने यहाँ पे लगा देता तो दोनों का डायरेक्शन क्या आ जाता, सेम आ जाता। पर यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक डिप में चला गया और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो ऊपर की डायरेक्शन में जा सकती है। कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों फाइंड आउट होगा, एक कौन सा मटेरियल होगा वो आपको बताना है मुझे। कि भाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इफेक्ट मैंने प्रोड्यूस कर दी ऐसी, तो ये मटेरियल मिस के हट गया। तो कौन सा मटेरियल अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायमैग्नेट है वो अपोज करता है। तो ए फिनोमिना में कौन सा मटेरियल होगा, डायमैग्नेट होगा। ठीक है, देन पर मैंने क्या किया, देखिए
वो मटेरियल मैंने चेंज कर दिया, ट्यूब में मटेरियल मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने नॉर्थ और साउथ पोल रखी। पहले तो ए वाली लाइन पे ही थी, तेना पर मैंने देखा कि भाई ये मटेरियल यहाँ पे इतना आ गया तो वो यहाँ पे इतना डीप में चला गया होगा। ओके, तो ए वाली मटेरियल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करती है। तो ए वाली मैग्नेट मीन्स के मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेट। दिस इज अ पैरा मैग्नेट, ठीक है। ओके, तो ये सारी फिनोमिना आपने देखी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बारे में, ये वाली केस में भी आपने देखी डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बारे में, दिस इज अ टॉर्क के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये यूट्यूब के केस में भी आपने देखा। ओके, तो आपने डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बारे में आपने स्टडी कर लिया। देन आफ्टर अभी भी आपको एक पैरामैग्नेट के बारे में एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपको स्टडी करनी है कि भाई पहले तो पैरामैग्नेट के हम किसको बोलते हैं कि भाई उसका रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम को कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट होगा, इट इज नोन एज अ पैरामैग्नेट। और डायमैग्नेट हम किसको बोलेंगे, भाई उसका रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जीरो फाइंड आउट होगा, इट इज नोन एज अ डायमैग्नेट, ठीक है। ओके, तो हमने पैरामैग्नेट हमने कंसीडर किए, तो ऐसा कोई मटेरियल है कि भाई उसकी कोई रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की कोई डायरेक्शन फाइंड आउट हो रही है। ओके, देन आफ्टर उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, उसकी एक दूसरी के फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ भी उसका रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है कि भाई हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। देखिए पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि भाई उसके पास 100 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई 60 यही डायरेक्शन में और 40 यही डायरेक्शन में है। देन पर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो जो 60 यही डायरेक्शन में था ना, तो इसमें से ओनली फॉर 55 यही डायरेक्शन में है। 5 ने क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्यों, वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो उसका रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया। उसका रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी कम हो गया। ओके, तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गया तो उसका मैग्नेटाइजेशन फील्ड पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज डिक्रीज। तो आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। देन आपने मैंने क्या किया कि भाई आपका टेम्परेचर को इंक्रीज हो गया और रिजल्टिंग डिक्रीज हो गया। देन आफ्टर वो जो सोलेनोइड में से इलेक्ट्रिक करंट जा रही थी ना, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर दूंगा तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वापस मैंने देखा कि भाई ए वाली डायरेक्शन में जो 55 था वो वापस इंक्रीज होकर हो गया 60, जो पहले था ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इसके इंक्रीज होना, उसके लिए उसका मैकेनिज्म क्या फाइंड आउट हुआ, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होना, ठीक है। तो आपको दूसरी रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई कि भाई मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इंक्रीज। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपको दूसरी रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई, ठीक है। ओके, देन पर उसका उल्टा सोचे कि भाई टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूंगा तो क्या होने वाला है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होने वाला है। तो देन पर मैंने वापस क्या कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। ओके, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो ए वाली जो डायरेक्शन थी इसमें 60 ही था, तो 60 से उसकी एनर्जी आपने कम कर दी तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा भाई, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगा, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो सॉरी अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यही डायरेक्शन में है तो वही डायरेक्शन में वो जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे टर्न हो जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा। ओके, तो ऐसे टर्न हो गया। देन आफ्टर ये जो 60 वाली लाइन थी तो 60 में इंक्रीज हो गया और हो गया 80। देन आफ्टर आपने और भी टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, और भी आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया और आप देखते हो कि भाई अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया 90। देन आफ्टर आप और भी टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई आ गया 100 और आप भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। देन आफ्टर वो 100 से इंक्रीज नहीं हो सकता, ये क्या हो गई भाई उसकी लिमिटेशन। तो यहाँ पे ओ जो वाली लॉ है उसका फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि भाई आपने क्या बोला था कि भाई वो टेम्परेचर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाला रिलेशनशिप है कि भाई टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन उसका इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे आपने देखा कि भाई आप टेम्परेचर को डिक्रीज करके गए तो एक टाइम पे उसका टोटल मैग्नेटाइजेशन 100 हो गया, और 100 होने से बाद उसका वापिस इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ही 100 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही 100 है। जितना भी इलेक्ट्रॉन था सभी ने इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में आ गया। देन पर उसके से भी ज़्यादा उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, देन पर आपको देखना कि भाई क्यूरीज लॉ के बारे में, तो क्यूरीज लॉ के बारे में आपको मालूम पड़ा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका मैग्नेटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होती है।
और क्यूरीज लॉ किसके लिए? ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। पैरामैग्नेट हम किसको बोलेंगे कि भाई उसके पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होती है, उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जीरो नहीं आती है, वो डायमैग्नेट में वो जीरो आ जाती है। ठीक है, ओके। तो एक किसके लिए? पैरामैग्नेट के लिए। क्यूरीज लॉ हम एप्लीकेबल डायमैग्नेट में नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कोई रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ही नहीं है। हम पैरामैग्नेट में यूज़ कर सकते हैं। पैरामैग्नेट में जो आपको रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम मिलती है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू आप इंक्रीज और ज़्यादा कर सकते हो। किसके क्वांटिटी चेंज करके? टेम्परेचर की वैल्यूज आप चेंज करके। ठीक है, ओके। तो उसका यहाँ पे रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइंड आउट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटाइजेशन इज कैपिटल M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देन आप उसकी इंटेंसिटी आप ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B नॉट। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन में मैंने बना दिया। मैं इसके M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए आपको कोई कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, सो दैट योर इक्वेशन इज मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू C B नॉट अपॉन T। दैट C इज द कांस्टेंट ऑफ क्यूरीज। ठीक है, सो दैट C इज क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, तो ए लॉ को हम क्या बोलेंगे? दिस लॉ इज नोन एज द क्यूरीज लॉ। दिस इज द क्यूरीज लॉ। चला है आपको? ओके, एक क्यूरीज लॉ को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ससेप्टिबिलिटी में। ओके, तो आपको एक वैल्यू आपको मालूम है कि भाई बी नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लिख सकते हो सोलेनोइड के कारण। ओके, और एन आई के इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एच, सो दैट एच इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, so that mu naught into H it is a B naught. Okay, so that your magnetization equation M is equals to C, यहाँ पे आप लिख सकते हो mu naught H अपॉन T. ओके, तो ससेप्टिबिलिटी हम किस पर बोलते हैं कि भाई मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैं H को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो M अपॉन H इज इक्वल टू C म्यू नॉट अपॉन T, सो दैट यहाँ पे आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी अब इज इक्वल टू C म्यू नॉट अपॉन T। ठीक है, तो ए रिलेशनशिप आपने किसके कन्वर्ट कर लिया? ससेप्टिबिलिटी में। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेयर मैग्नेट। ठीक है, तो आपका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। तो क्यूरीज लॉ क्या बताती है कि भाई व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, temperature is decreased so that susceptibility is good so that magnetization is improve। अगर magnetization improve होगा, वो ऐसा क्यों होगा कि भाई आपने टेम्परेचर क्या होती है? वन टाइप ऑफ एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी। ओके, वो आप हीट एनर्जी एक इसका आप इलेक्ट्रॉन को देखिए, मैं आपको एक ब्लॉक ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। एक मटेरियल का एक ब्लॉक है, ठीक है, वो उसको आप टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज देते हो, आप कंटिन्यूसली मिसकर उसको टेम्परेचर दे रहे हो, उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आप उसको ही एनर्जी दे रहे हो। आप एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन मिस के जिग मोशन में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। पर देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई उसका टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना है। आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो एनर्जी को आपने क्या कर दिया? डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, एनर्जी को डिक्रीज करते हो, तो उसकी जो मोशन थी उसकी मोशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है ना 1/m²। अगर एनर्जी इज डिक्रीज सो दैट वेलोसिटी इज डिक्रीज, तो वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो आने की ट्राई करेगी ऐसे। ठीक है, वो जो जिग मोशन करती है तो वो कन्वर्ट होकर ऐसे आएगी, और सभी इलेक्ट्रॉन ए डायरेक्शन में आ गए, तब तक उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है। देन पर और भी ज़्यादा आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, देन पर उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होने वाला है। बिकॉज ये जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक के इनसाइड जितना भी इलेक्ट्रॉन था, सभी की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, तब उसके पास कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देन पर उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होने वाला है, अब जितना भी टेम्परेचर को डिक्रीज कर लो। ठीक है, ओके, तो ये है उसकी लिमिटेशन। तो पहले हम क्यूरीज लॉ के बारे में लिख लेते हैं, देन पर उसकी लिमिटेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज। ओके, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन इज डिक्रीज। देन आफ्टर आपको क्यूरीज लॉ के बारे में लिखना है कि भाई व्हेन टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिक्रीज, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सो दैट मैग्नेटाइजेशन आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, सो दैट उसका रिलेशनशिप आपने इक्वेशन भी लिखा है। तो ये है आपका क्यूरीज लॉ कि भाई टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो मैग्नेटाइजेशन उसका इंक्रीज होता है। तो मैं लिख लेता हूँ
ओके, तो ये हो गए मीन्स के क्यूरीज लॉ की statement. When the temperature of a paramagnet material is a decrease, its magnetization is increased towards the B naught according to the relation M is equals to C B naught upon T, where C is a Curie's constant, B naught is a magnetic field on the free space, and then after temperature, then after M is a magnetization. Okay, then after उसकी limitation क्या है कि भाई आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो आपका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, तेरा पर आपने और भी डिक्रीज किया तो भी उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है। बट एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा कि भाई उसका मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है, उसका मैग्नेटाइजेशन जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द क्यूरीज लॉ। उसको हम क्या लिमिटेशन हम बोलेंगे, क्योंकि आपका क्यूरीज लॉ का क्या फ्लो होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर आप डिक्रीज करो और मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए। बट आपने ऐसा देखा कि भाई उसका सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो क्या होगा भाई, तो तब उसकी मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट होने वाली। अब जितना भी टेम्परेचर उसको डिक्रीज कर दो तो एक क्यूरीज लॉ का फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, वो लिमिटेशन के बारे में आपको लिखना है। ओके ओके, देन आफ्टर आप लिमिटेशन देखिए कि भाई व्हेन टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिक्रीज, अब जब उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तब ग्रेजुअली इज इनिशियली मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज, बट आफ्टर द सर्टेन द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन स्टॉप द इंक्रीज, जो आपका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप हो गया, बिकॉज द मैग्नेटाइजेशन हैज रीच द सैचुरेशन, दिस सिचुएशन इज द लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ। आफ्टर सम टाइम के बाद, आफ्टर सम टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो आपका क्या हो गया भाई, मीन्स के फिनिश हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक सेचुरेशन कंडीशन पे आ गए, एक सेचुरेशन कंडीशन पे आ गए, वो वाली सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ हम बोलेंगे। ठीक है, ओके।